हाँ। हाँ, खाए बात फोन करी। अच्छा, खाए बात फोन करी। सर बोलता है। Okay, everybody, we are starting with clubbing of income. इसका प्रोविजन आपने यहाँ से देख लिया होगा एंड आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द प्रोविजन एज ऑफ नाउ। ठीक है। सो कुछ लोगों को ऐसा है कि सर प्रोविजन बिल्कुल भी याद नहीं आ रहे, तो देख मैंने ना ऑनेस्टली प्लान ही नहीं किया था प्रोविजन के लिए। मुझे अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं कुछ खास प्रोविजंस उठाने में आज मेरा प्लान तो नहीं है। सानिका इज सेइंग यस, ओके। तो बेटा जी, मेरा अभी प्रोविजंस उठाने का कोई प्लान एज ऑफ नाउ नहीं है। एग्जाम्स आर नियरिंग और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पहले कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्लबिंग के प्रोविजंस देख रखे, समझ रखे। ठीक है। तो मैं अभी आपके साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं अभी उठा रहा हूँ क्लबिंग का Q&A। ओके। मैं वापस से बता दूं, जितने भी लोग मेरे साथ में भी जुड़े हुए हैं, मैं बहुत जल्दी स्विच मारने वाला हूँ यूट्यूब लाइव पे, क्योंकि जूम पे मेरे को नहीं जमता। रीजन बीइंग इसकी रिकॉर्डिंग फिर वापस से रिकॉर्डिंग अपलोड करना बेटर इज मेरे लिए यूट्यूब लाइव है। यूट्यूब लाइव के लिए थोड़ा सा मेरे को वो अपग्रेड करना पड़ता था अकाउंट अकाउंट, वो मैंने प्रोसेस कर दिया, हो जाएगा। यूट्यूब लाइव पे आ जाऊंगा आजकल में, इजी रहेगा मेरे लिए भी आपके लिए भी। अभी के लिए सिस्टम क्या है, यूट्यूब लाइव पे जो भी आऊंगा फ्यूचर में, ये भी आपको क्लियरली बता दूं कि माय प्लान इज टू जस्ट कम डेली एंड टेक अप Q&A ऑफ ईदर DT और IDT। तो मैं अपने एंड से आपके पास में डेली आ जाऊंगा। मैं आपके साथ में DT या फिर IDT कुछ ना कुछ का Q&A डिस्कस करने का मेरा प्लान है। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो गो फॉर दिस ऑप्शन जहाँ पे हम लोग प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो रिवाइज प्रोविजंस ऑन अ डेली बेसिस टेकिंग अप ईदर DT और IDT। सो इफ दिस साउंड लाइक अ प्लान फॉर यू गाइस, हम लोग इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। कभी Q&A ले लेंगे, कभी प्रोविजंस ले लेंगे, क्या करेंगे, कभी DT ले लेंगे, कभी IDT ले लेंगे, कभी उनके प्रोविजंस का, कभी Q&A का, कुछ ना कुछ कर लेंगे। इससे मैं डेली आपको मिलूंगा और डेली हम लोग कुछ ना कुछ साथ में रिवाइज कर लेंगे, तो आपका 1-2 घंटा मेरे साथ में हो जाएगा। ये अगर आइडिया सही लग रहा है तो फिर बढ़िया बात है, इसको आगे प्रोसेस कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से मुझे DM वगैरह करके कम्युनिकेट कर देना, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभी के लिए मैंने प्लान जो किया था, आई हैव नॉट प्लान फॉर क्लबिंग का प्रोविजंस, आई हैव एक्चुअली प्लान फॉर क्लबिंग का Q&A। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी सी क्लास होगी, तो मैं टाइम से ही क्लोज करने का प्लान कर रहा हूँ, प्रोबेबली अराउंड 12 o'clock एंड नॉट बियॉन्ड दैट। सो मैंने कुछ खींच खाच के 19 क्वेश्चंस डाले, बट फिर उसमें मैंने और भी 5-6 ऐड किए हैं। ठीक है। सो मोर और लेस मैं अभी भी क्वेश्चंस को ड्राफ्टिंग करके पुट करने में हूँ। आवाज नहीं आ रही है सर? लक्ष्मी, खाली आपको नहीं आ रही है मुझे लग रहा है, बाकी सबको आ रहा है। डेजी और बाकी लोग कह रहे हैं उनको आ रही है आवाज, तो आप अपने एंड से चेक कीजिएगा। बाकी सबको आवाज आ रही है? यस, यस। सो लक्ष्मी, आपके एंड से कुछ इशू रहेगा, आप चेक कीजिए वॉल्यूम का क्या इशू है। ओके, ओके। मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना आपके साथ में, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आई हैव गॉट सम 19 क्वेश्चंस का लिस्ट है। ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाए हैं? बेसिकली आज की तारीख में जो भी क्वेश्चन मेरे पास में है वो ICAI का है, CA इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल या RTP या वट एवर इट इज। बट देर आर लॉट मेनी अदर क्वेश्चंस, यहाँ वहाँ से मैं जोड़ करके एक बड़ी सी क्वेश्चन बैंक बनाने वाला हूँ। काम प्रोसेस में है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। शुरू शुरू के कुछ प्रोविजंस लल्लू से हैं, उसमें कोई खास इतना अपना मन नहीं है करने का। चालू करते हैं यहाँ से। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसको रीड कीजिए और अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। मैं एक 5 मिनट में पीछे पीछे आ ही रहा हूँ।
चलो जी, आई गेस आपने रीड कर लिया होगा। अब मैं धीरे से आपके साथ में मैं भी पीछे जुड़ जाता हूँ। ओके जी, सुनना। मैं हमेशा से यही हैबिट में बिलीव करता हूँ और वही करने वाला हूँ। आपको पहले 5 मिनट छोड़ दूंगा, आपको खुद सोचना है, खुद समझना है, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। आई विल स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स। ओके जी। मिस्टर शर्मा हैज 4 minor children. There are two daughters. He's got two daughters and two sons. The annual income of two daughters were 9,000 and 4,500. और जो sons है, minor sons, उनकी 6,200 and 4,300 respectively. Daughter who has an income of 4,500 is suffering from disability under 80U. Compute the income earned by minor children. और वो ऐसी income which is to be clubbed in the hands of Mr. Sharma. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अज्यूमिंग दैट शर्मा जी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट। बेटा जी, शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट मतलब वो ओल्ड में है, और अगर वो ओल्ड में है तो आपको अब चीजों को उस हिसाब से समझना होगा। प्रियंका हैज गिवन मी द आंसर ऑफ 19,500। विधि सिंह शर्मा जी का 15,000 आंसर होगा, अंजलि सिंह 15,000 होगा। फटाफट से हम लोग स्कैन करके देखते हैं कि क्या होगा इनका आंसर। बेटा जी, अगर मैं डॉटर वन की बात करूं तो 9,000 रुपया, और क्योंकि ओल्ड में है तो पर चाइल्ड 1,500 का एग्जेम्पशन माइनस करने को मिलता है, तो ये D1 डॉटर वन की जो इनकम होगी वो बन जाएगी मेरे लिए 7,500, 7,500। डॉटर टू डॉटर टू की क्लबिंग नहीं होगी। अब मैं शर्मा जी का यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ, तो शर्मा जी के अंदर क्या डॉटर टू की क्लबिंग होगी? नहीं, बिकॉज डॉटर टू इज 80U वाली डिजेबल्ड है और उसकी इनकम क्लबिंग नहीं होगी। उसके बाद में S1 सन वन, उसकी 6,200 है और उसमें से 1,500 का एग्जेम्पशन पर चाइल्ड मिलता है, तो ये माइनस करेंगे तो 5,200 और ये हो जाएगा 4,700। उसके बाद में S2 सन टू सन टू की इनकम है 4,300, और अगेन 1,500 पर चाइल्ड माइनस करने को मिलेगा, तो इसमें से 3,300 एंड 2,800 होगा। तो ये हो जाएगा चारों का टोटल बना करके आपका आंसर ये कितना बन रहा है ये? 15,000 आ रहा है। यस, 15,000 आ रहा है। सो बेटा जी, 15,000 इज द करेक्ट आंसर। 15,000, 15,000 इज द करेक्ट आंसर। बिंगो। सो वी आर डन विद वन क्वेश्चन। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि क्योंकि अब मेरी क्वेश्चन आंसर की जो फाइल है वो बन रही है और अपडेट होने वाली है, वो रियल टाइम बेसिस पे मैं उसको कल और भी कुछ क्वेश्चन ऐड करने वाला हूँ। सो कितने क्वेश्चन हुए नहीं हुए इसका ट्रैक रखना मेरे लिए फिलहाल के लिए डिफिकल्ट होगा। एक रिक्वेस्ट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने कर लिया है। शर्मा जी वाला आंसर हो गया है, आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, चलते हैं आगे। यू गॉट वन मोर क्वेश्चन जो कि कस्तूरी का है, क्वेश्चन 6A। कस्तूरी वाला क्वेश्चन रीड कर लो। बेटा जी, एक थियरी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। तो कोई कस्तूरी नाम की फीमेल है और उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है। शी हैज ट्रांसफर्ड व्हाट? ट्रांसफर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ट्रांसफर किया हुआ है टू ABC कंपनी। लेकिन उसको इस तरीके से किया, और वो जो 36,000 की रेंटल इनकम है, दे आर सेइंग कि वो उसकी बहू को दे दिया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई एक्स पर्सन अपनी बहू को देने के लिए किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी या कुछ भी असेट ट्रांसफर कर दिया, और उस असेट के ऊपर की जो इनकम है वो बहू को अगर जा रही है, सो दिस इज बहू एंड दिस इज
सासू माँ। तो सासू माँ को एक्चुअली इनकम देनी थी बहू को, ठीक है, इनकम बहू के नाम पे ट्रांसफर करनी थी। बट सासू माँ ने क्या किया, पहली बात तो सासू माँ ने कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ असेट था, वो किसी थर्ड पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। और फिर उस ट्रांजेक्शन को इस तरीके से क्रिएट किया कि उसके ऊपर की जो इनकम है वो इनकम बहू रानी के पास में ट्रांसफर कर दिया। तो एक्चुअली दिख रहा है कि अगर कोई असेट आपने थर्ड पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर की इनकम आपको अपनी बहू रानी के नाम पे ट्रांसफर करनी है, तो ऐसे वाले ट्रांजेक्शन को हम लोग सप्लाई, सॉरी सप्लाई क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे वाले ट्रांजेक्शन को क्लब कर दिया जाएगा और उसके ऊपर की जो इनकम है वो सासू माँ के हाथ में कंसिडर कर ली जाएगी। सो क्या क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे? यस। ठीक है, देयरफॉर ये वाला पार्ट। Therefore, income of 36,000 meant for the benefit of daughter-in-law is chargeable to tax in the hands of कस्तूरी। चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कस्तूरी। अगर असेट को थर्ड पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया और उसकी इनकम एक्चुअली बहू के नाम पे जा रही है, तो ऐसी इनकम भले ही रिसीव बहू को हुई है, इनकम रिसीव इसको हुई है, लेकिन टैक्सेबल होगी सासू माँ के हाथ में। तो इनकम आई है इधर, बट इनकम को हम लोग क्या कर देंगे, क्लबिंग कर देंगे। क्लब विथ सासू माँ। तो जो इनकम है वो सासू माँ के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। वो चार्ट दिखाओ ना, एक सेकंड में फोटो क्या कह रहे हो? चार्ट दिखाओ ना। हाँ, मेरे को कुछ बोल रही है कि तेरा माइक ऑन है वैसे। नहीं मैं बोल रही थी मुझे चार्ट देखना था फोटो खींचने के लिए। ओके ओके ओके। तो आपको एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुक जाओ। हम्म, अब तू फोटो ले ले। डन है। हाँ हो गया। ओके। बेटा जी, मैं आपको यहाँ पे ना एक पॉइंट के लिए इसके लिए रोकता हूँ। सुनना मेरी बात। आई हैव गॉट क्वेरीज फ्रॉम सम स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है आईएफएचपी के अंदर, एक कॉन्सेप्ट होता है डीम्ड ओनर का। और वो कॉन्सेप्ट को क्लबिंग चैप्टर में कई बार, क्लबिंग ऑफ इनकम इसके अंदर कई बार क्लबिंग के प्रोविजंस टकरा जाते हैं। सो दिस प्रोविजन ऑफ आईएफएचपी एंड क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर कुछ एक प्रोविजन होता है विच इज ट्रांसफर ऑफ असेट टू माइनर चाइल्ड या फिर स्पाउस। ये और ये और डीम डोनर के कॉन्सेप्ट भी बेटा जी इसमें ही लगते हैं, एमसी माइनर चाइल्ड और दूसरा स्पाउस। तो यहाँ पे जो पर्सन होते हैं ना, यहाँ पे भी माइनर चाइल्ड और स्पाउस है और यहाँ पे भी माइनर चाइल्ड और स्पाउस है। बट यहाँ पे जो बोलते हैं ये लोग कि क्लबिंग ऑफ इनकम में जो भी असेट होता है, ये लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ असेट अदर देन एचपी, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। और डीम डोनर जो प्रोविजन है वो हाउस प्रॉपर्टी नाम के असेट के लिए लगता है। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। दिस इज वेरी क्रूशल। अगर जहां तक मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है, वो लोग को ये दोनों प्रोविजंस में कई सारे लोगों को डाउट्स है। सब लोगों ने मेरे को कहीं ना कहीं इसके इसके ऊपर एक सवाल पूछा है। सो व्हाट आई कैन, इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रोविजन, आशीष म्यूट करना। अभी इस इसके अंदर ना मैं ये वाला प्रोविजन अभी नहीं उठाऊंगा। ये थोड़ा सा हैवी है और ये आउट ऑफ ट्रैक जाएगा। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज वेरी वेरी क्रूशल, बहुत क्रूशल है, ये बहुत क्रूशल है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करूंगा। एक सेपरेट क्लास होगी
एक सेपरेट पॉइंट होगा जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आईएफएचपी के अंदर का डीम डोनर प्रोविजन वर्सेस क्लबिंग ऑफ इनकम में ट्रांसफर ऑफ असेट का प्रोविजन, ये मैं डिस्कस कराऊंगा। इसके लिए मुझे एकदम फ्रेश माइंड चाहिए, एकदम फ्रेश, और दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए। ओनली एंड ओनली इफ यू आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट सेपरेटली, तब जाकर के कुछ समझ में आएगा। अभी खिचड़ी में समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब भी मैंने ये रीड किया ना, यहाँ पे मैंने एक असेट पढ़ा, और वो असेट कुछ हाउस प्रॉपर्टी फ्लैट था। तो और ये चैप्टर का जो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, फिर वो क्लबिंग की बात करेगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन है, ये क्लबिंग का सेक्शन है। और ये जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये डीम डोनर कॉन्सेप्ट आएगा। और फिर आपको समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा जी मैं फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन रोक रहा हूँ। दिस कैन बी कवर्ड अप ओनली आफ्टर यू गॉट अ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोविजन। तो इसको पेंडिंग रख रहा हूँ मैं। एनीबडी हु इज टेकिंग अ ट्रैक, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट या जो भी आप ले लीजिए, बट एक बार के लिए ट्रैक रखना कि ये वाला प्रोविजन अपना पेंडिंग है। बिकॉज यहाँ पे मेरे पास में टीम डोनर का प्रोविजन वर्सेस क्लबिंग है, और ये बहुत ही सबसे हाईलाइटेड प्रोविजन है। ये आपको आराम से शांति से ही पढ़ाऊंगा। दिस वी कैन गो फॉर। आप इसको रीड कीजिए, ये आपसे हो जाएगा, होना ही चाहिए भाई, तुम पेपर लिखने वाले हो तो। ओके, संजना इज गिवन मी द आंसर ऑफ 405। ठीक है जी। सो आई एम टेकिंग इट अहेड फ्रॉम योर। सैलरी इनकम है मिसेस ए की। मिसेस ए की इनकम 230 है, वेर एज मिस्टर ए जो उसका हस्बैंड है, उसकी 390 है। तो हस्बैंड वाइफ में फिलहाल तो हस्बैंड की इनकम ज्यादा है और वाइफ की इनकम थोड़ी सी कम है। इनका बेटा है, और अगेन ध्यान देना माइनर है, और डॉटर भी है वो माइनर है। बेटे की कंपनी डिपॉजिट से कोई इनकम है। कंपनी डिपॉजिट से जो इनकम है वो क्लब होगी। पहली बात, वो माइनर है और ये कोई स्पेशल टैलेंट से कमाया नहीं है। डॉटर ने जो पैसे कमाए हैं वो स्पेशल टैलेंट से कमाए हैं, और अगर स्पेशल टैलेंट से कमाए हैं तो इसके लिए मेरे को क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है। सो नो क्लबिंग। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ स्पेशल टैलेंट। बेटा जी, स्पेशल टैलेंट से जो इनकम कमाई है ये प्राइमरी है, और स्पेशल टैलेंट से जो पैसा आया था उसको बैंक में रख दिया, और बैंक से जो इंटरेस्ट आ रहा है दिस इज सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी होती है उसकी क्लबिंग हो जाएगी। तो ये भी मुझे क्लब करना पड़ेगा। गिफ्ट आया है सी को फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ मिसिस ए। अब जो सी है, जो कि चिंटू डॉटर है इसकी, पॉइंट नंबर 4 वाली, ये डॉटर को फ्रेंड से, मम्मी के फ्रेंड से गिफ्ट आया है। मम्मी का फ्रेंड मतलब फैमिली में कोई रिलेटिव पर्सन तो नहीं है, मतलब ये है गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव। गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव, लेकिन फिर ध्यान देना, नॉन रिलेटिव से गिफ्ट आया तो है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल ही नहीं है। दिस विल बी एग्जेम्प्ट। रीजन बीइंग, गिफ्ट अगर पूरे साल में 50,000 तक का आ रहा है तो चलेगा। ये जो गिफ्ट आया है ये मात्र 2,500 रुपए का गिफ्ट है। तो ऐसे तो भाई रिलेटिव से नहीं आया तो मैं टैक्सेबल करने वाला था, लेकिन क्योंकि अमाउंट ही 50,000 के कम है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट सिंस गिफ्ट अप टू ₹50,000। तो बेटा जी ये एग्जाम्ट हो गया।
तो अब टैक्सेबल में हाईएस्ट वाला जो स्लैब इनकम दिख रहा है वो मिस्टर ए का है। ब्रीफ वर्किंग इज सफिशिएंट, डिटेल कंपटीशन ऑफ ये इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, मुझे आंसर अगर निकालना है तो मिस्टर ए का मैं निकालूंगा। मिसेस ए, मिसेस ए की इनकम है, सैलरी इनकम, और क्योंकि कंप्यूटेड है तो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने की जरूरत नहीं है। मिसेस ए की इनकम इज 2,30,000। मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये 3,90,000 है इसका, ठीक है। बी उसका माइनर सन है और उसकी इनकम 15,000 है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है आउट ऑफ डिफॉल्ट है, मतलब ये डिफॉल्ट के बाहर चला गया, और अगर डिफॉल्ट के बाहर चला गया मतलब ओल्ड में है, और अगर ओल्ड में है तो फिर पर चिंटू 1,500 रुपया माइनस करने को मिलेगा, तो ये बन जाएगा 13,500। तो एक ये हो गया, चिंटू वन हो गया। चिंटू टू, दैट इज इसकी माइनर डॉटर विच इज सी। माइनर डॉटर को स्पेशल टैलेंट से 32,000 रुपया है, वो नहीं लेंगे। 3,000 रुपया है वो क्लबिंग करेंगे, और 2,500 का इनकम उसका जो आया है सी का, ये सब कुछ सी है, ये सी है। लेकिन फिर सी के अंदर जो मुझे क्लबिंग करना है, मैं उसको एक बार ग्रीन हाईलाइटर दे देता हूँ। बस ये 3,000 रुपया हाई क्लबिंग करना है। 32,000 टैक्सेबल है, वो सी के हाथ में, और 2,500 तो एग्जेम्प्ट ही है। तो अब मैं 3,000 की टैक्सेबिलिटी यहाँ पे लिख देता हूँ। बट क्योंकि 3,000 रुपया आया है, बट अपने को पर चिंटू 1,500 का एग्जेम्पशन मिलेगा, तो ये माइनस करके इधर आया 1,500, टोटल बन जाएगा GTI, ग्रॉस टोटल इनकम 15,000, 405। इसकी जो इनकम बननी चाहिए वो 405 बननी चाहिए। प्रियंका विधि एंड यस, ओके। ओके जी, तो ये आई गेस अब आप लोग को क्लिक हो गया है, और ये था इसका आंसर। ये इसका आंसर प्रॉपरली ड्राफ्टेड भी मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। ओके, सो दिस इज इट। आई विल प्रोसीड फर्दर देन। ओके, जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, दिस विल इंडिकेट कि हमारा क्वेश्चन सी 6C ये हो चुका। ओके, गेस यू गाइस आर डन विद दिस। चलो जी, वासुदेवन, ये क्रॉस ट्रांसफर वगैरह ये थियरी है, बाद में हो जाएगा। ये आया है मस्त क्वेश्चन, मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार्ट एंड रीड, स्टार्ट रीडिंग दिस। मैं 5 मिनट में आपके साथ इसके ऊपर डिस्कशन उठाता हूँ, पहले आप रीड करो।
ओके जी, कुछ लोग आंसर निकाले हैं। संजना हैज गिवन मी द आंसर। टोटल इनकम है। ओके। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग अप द डिस्कशन वेरी क्विकली। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके। ओके, अंजलि ने मिस्टर ए का आंसर दिया है, मिसेस ए का आंसर दिया है। प्रियंका सेइंग डीन दोनों का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। यस, अनिकेत इज सेइंग 142। 142 किसका आंसर बताया अनिकेत? बता देना। सर बट सी का इनकम उसके हैंड्स में टैक्सेबल हुआ, देन पेरेंट्स को डिडक्शन। देखते हैं। 30 25,000 जो होगा मिस्टर ए के इनकम में। ओके। ठीक है। ठीक है जी। हिमश्री, आपका डाउट इस क्वेश्चन का है कि पहले वाले क्वेश्चन का है? ठीक है। क्लबिंग द हैंड ऑफ मिस्टर टी, पहले वाले का है। पहले वाले केस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं उसकी जो सी की स्पेशल टैलेंट वाली 32,000 नहीं, लेकिन वो 3,000 का कुछ तो क्लबिंग हुआ था ना, तो वो जो भी क्लबिंग हुआ था उसके लिए 1,500 का डिडक्शन मिला। अगर थोड़ा भी क्लबिंग होता है तो जितना क्लबिंग होता है उसके लिए आपको 1,500 का डिडक्शन मैक्स मिल जाता है। ई का सन है ये, ई का सन है कि ओके। नाउ आई स्टार्ट रीडिंग एंड फटाफट से मैं आपको इसका ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। During the previous year, the following transactions occurred in respect of Mr. A। कोई मिस्टर ए है, ये उसके ट्रांजेक्शन हुए। मिस्टर ए की कुछ फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख रुपए की। वहां पे उसने बैंक को बोला, इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, 5 9 45, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च टू द सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर सन। सन बैंक अकाउंट को मिस्टर बी, सन ऑफ हिज ब्रदर, मतलब अपने भाई के लड़के के लिए ट्रांसफर किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इनकम। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक है, तो मान लो मेरे पास में कोई असेट है, वो असेट मैंने वो ट्रांसफर नहीं किया है, असेट नहीं ट्रांसफर किया है। विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द इनकम। तो यहाँ पे मिस्टर ए की कुछ एफडी है, बैंक में उसने एफडी रखी है, वो एफडी उसी की है, एफडी उसी की है, एफडी उसी की है। ही हैज नॉट ट्रांसफर्ड द असेट, असेट इज एफडी, वो ट्रांसफर नहीं किया है। विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट उसने बस उसके ऊपर की इनकम ट्रांसफर कर दी। उसने बैंक वालों को बोल दिया कि इसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट अमाउंट जो कि आता है ₹45,000, 5 lakhs इंटू 9% विल गिव 45,000। ये 45,000 की इनकम जो है मेरे भतीजे के नाम पे ट्रांसफर कर दो। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अगर आपने इनकम किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर भी दी है तो अल्टीमेटली जो ट्रांसफरर है मिस्टर ए, उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख करके दे देता हूँ कि ये वाली इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी। आंसर इज ये मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगी। कितना टैक्सेबल होगा भाई साहब? टैक्सेबल हो जाएगा 45,000। सो दिस इज 45,000 and taxable in the hands of whom? Taxable in the hands of Mr. A. Okay. ए किसी कंपनी के अंदर 75% प्रॉफिट होल्ड करता है, 75% प्रॉफिट शेयर होल्ड करता है, और उसकी पार्टनरशिप फॉर्म में, और उसकी वाइफ जो है, जो कि मिसेस ए है, उसको कमीशन मिलता है 25,000 का फ्रॉम दिस फॉर्म फॉर्म फॉर प्रोमोटिंग द सेल्स ऑफ द फॉर्म। मिसेस ए के पास में कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अगर उसके पास में कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऐसे केस में इनकम जो है वो उसके हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। इसके लिए मेरे पास में ऑलरेडी एक चार्ट रेडीमेड है, वो बता देता हूँ। क्लबिंग का चार्ट ये रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है। एनीबडी हु इज लाइकिंग द चार्ट कैन टेक अ फोटो और वट एवर द स्क्रीनशॉट यू वांट। इंडिविजुअल, यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का इंडिविजुअल या जो भी आपको पसंद दिख रहा है, इसने 20% और मोर का वोटिंग पावर या 20% और मोर का प्रॉफिट किसी दूसरी एंटिटी में रख रहा है। तो या तो कंपनी है या फिर एनी अदर एंटिटी है, उसमें 20% और मोर का या तो वोटिंग पावर है या 20% और मोर का प्रॉफिट लेता है। तो ऐसी ग्रीन कलर की कंपनी या ग्रीन कलर की जो भी अदर एंटिटी है, वहां से उसकी स्पाउस को अगर कुछ रेम्यूनरेशन आता है, रेम्यूनरेशन आता है, तो वो जो रेम्यूनरेशन है, आप एरो मार्क देख सकते हो, रेम्यूनरेशन मिला तो उसकी स्पाउस को है, लेकिन एक एरो बना करके वापस से इंडिविजुअल के पास में कनेक्ट कर दिया, शोइंग दैट कि भले ही पैसा रिसीव हुआ है उसकी वाइफ को, लेकिन इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल
जहां जो जो उस कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करता है। अब बेटा जी शेयर होल्ड जो 20% है वो आपको एक कर्ल ब्रैकेट से समझ में आ रहा है कि ये इंडिविजुअल प्लस इसके साथ में इसके ऊपर ब्लू कलर का रिलेटिव है और इसके नीचे किसका रिलेटिव है। तो ये खुद along with his relatives अगर टोटल अप करके 20% या उससे ज्यादा का स्टेक ये ग्रीन कलर की कंपनी या ग्रीन कलर की एंटिटी में रखता है, तो ऐसी ग्रीन कलर की कंपनी या ग्रीन कलर की एंटिटी से उसकी वाइफ को, जो कि उसकी स्पाउस है, उसको जो भी रेम्यूनरेशन आएगा वो रेम्यूनरेशन का अमाउंट क्लब करके इंडिविजुअल के हाथ में ही ले लिया जाएगा। तो पहला बात तो यहाँ पे देखना कि 20% और मोर का होल्डिंग खुद करो या मत करो फर्क नहीं पड़ता है। आपका रिलेटिव के साथ में अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वो भी टोटल अप में कंसिडर किया जाएगा। रिलेटिव बोलेंगे तो स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर एंड लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो ये तीन आपको जो दिख रहे हैं, अब ये ऊपर वो ब्लू वाला, फिर वो इंडिविजुअल खुद और उसका रिलेटिव, ये तीनों ने टोटल अप करके देखो कि कितना होल्ड किया है। अगर ये तीनों ने टोटल अप करके 20% या मोर का होल्डिंग किया है किसी कंपनी या एंटिटी में, तो उस कंपनी या एंटिटी से उसकी वाइफ को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो रेम्यूनरेशन उसकी वाइफ के हाथ में आएगा तो सही, लेकिन फिर क्लबिंग होके कहाँ चला जाएगा। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल फ्रॉम दी कंपनी और एंटिटी विल बी क्लब्ड इन दी हैंड्स ऑफ असेसी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। अच्छा, 20% और मोर के ऊपर एक स्टार है, ये स्टार बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन बनाते वक्त, इसको लोग करते हैं, इम्पैक्ट करता है ये पॉइंट। ये 20% or more at any time during the previous year. Even if 20% or more is held for a single day during the previous year, then also it will be said to have a substantial interest. तो इस क्वेश्चन में तो बल्कि बोला गया था कि 75% का होल्डिंग है, और हम लोग को तो पता है कि 75% तो बहुत दूर की बात है। अगर सिर्फ 20% भी होल्ड किया हुआ है तो फिर वो एंटिटी एक वैसी वाली एंटिटी मानी जाएगी जहां से वाइफ को कुछ भी पैसा मिल रहा है तो वो घूम फिर के हस्बैंड के हाथ में ही कंसिडर किया जाएगा। तो अगेन पॉइंट नंबर बी में जो भी पैसा है वो भी वो भी ए के हाथ में ही टैक्सेबल करेंगे। अब कितना पैसा टैक्सेबल करेंगे, तो भाई साहब 25,000 का इंटरेस्ट है तो 25,000 का इंटरेस्ट ही हम लोग टैक्सेबल करेंगे। अगेन ये टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर ए के हाथ में। मिस्टर ए भाई साहब ने यहाँ पे कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, सो मैं एक बार के लिए आपको लिख करके दे देता हूँ। यहाँ पे क्लबिंग चैप्टर के प्रोविजन हिट होंगे, यहाँ पे भी क्लबिंग चैप्टर के प्रोविजन हिट होंगे। ठीक है, क्योंकि अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है इसीलिए बता रहा हूँ। ये तो ठीक है, अब यहाँ पे कहानी में आ गया ट्विस्ट। भाई साहब यहाँ पे जो चैप्टर हिट होगा वो आपका आईएफएचपी चैप्टर है। हालांकि इसको भी हम लोग मिस्टर ए के हाथ में ही क्लबिंग करने वाले हैं। मिस्टर ए ने गिफ्ट किया है फ्लैट, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन किसको दिया है, विदाउट कंसिडरेशन भाई साहब ने अपनी वाइफ को ही दे दिया। 1 अप्रैल को दिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। मिसेस ए को आईएफएचपी कंप्यूटेड है मतलब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% डिडक्शन की जरूरत नहीं है अपने को यहाँ पे। 52,000 का जो भी आया हुआ है ये पूरा पूरा इनकम आपको ए के हाथ में ही टैक्सेबल करना है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, मैंने कुछ प्रोविजंस निकाल करके रखे हैं। आई विल जस्ट आस्क यू टू रीड अ प्रोविजन। डीम डोनर कॉन्सेप्ट है। आप एक काम कीजिए, इसको रीड कीजिए स्क्रीन पे। आई जस्ट वांट यू टू रीड एंड गेट क्लियर विथ दिस मच पार्ट। पॉइंट नंबर 1 का बस ये पार्ट। कोई भी इंडिविजुअल ने अगर ट्रांसफर किया है, बेटा जी ट्रांसफर क्या किया है, ट्रांसफर किया है कोई हाउस प्रॉपर्टी। कैसे ट्रांसफर किया है, इस बेवकूफ ने ट्रांसफर किया है विदाउट कंसिडरेशन। तो यस, हमने देखा था विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन इसके दो रास्ते हैं। विदाउट कंसिडरेशन में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी आता है एंड क्लियरली क्लियरली गिफ्ट वाला पॉइंट भी आता है, दैट इज ये। सो अगर 1 करोड़ की चीज को 80 लाख में दिया तो वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा, वो भी कंसिडर करेंगे। और 1 करोड़ का फ्लैट फ्री फुकट में दे दिया तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। किसको दिया,
अगर अपनी स्पाउस को दिया, दैट इज वाइफ, या फिर अपने माइनर चाइल्ड को दिया, तो फिर ऐसे केस में जो ट्रांसफरर है, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए, वही माना जाएगा ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो ओनर कौन है भाई साहब? सर ओनर तो फिर उस हिसाब से क्या कौन हो गया? मिस्टर ए। और अगर ए ही उसका ओनर है, तो फिर इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल करी जाएगी? मिस्टर ए के हाथ में। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर आपने माइनर मैरिड डॉटर को दिया हुआ है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, और स्पाउस को दिया हुआ है, लेकिन अगर स्पाउस के साथ में आपका एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, मतलब ऋतिक सुजैन जैसा पॉइंट हो गया है, या फिर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक जैसा पॉइंट हो गया है, तो फिर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई, सॉरी डीम्ड ओनर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, इस पूरे पॉइंट को मैं कल सेपरेटली डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे आकर के इसमें डिस्कशन लेना पड़ेगा। ये आपके सामने फ्लैट दिया है मिस्टर ए मिसेस ए को, तो इसकी जो इनकम है, अगेन दिस इनकम इज ऑफ ₹52,000, और ये इनकम हमको वापस से टैक्सेबल करनी है मिस्टर ए के हाथ में। ए ने गिफ्ट किया है कुछ पैसा, गिफ्टेड ₹2 लाख टू माइनर सन, और वो माइनर सन ने इन्वेस्ट कर दिया है इन अ बिजनेस, और उस बिजनेस से उसको इनकम आई है 20,000 की, एंड ही डिराइव इनकम ऑफ 20,000 फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिर ये जो भी इनकम है, अगेन जो असेट है ये बाप का दिया हुआ है, तो अगेन यहाँ पे इनकम जो होगी वो मिस्टर ए के हाथ में ही आपको ये टैक्सेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे लिख देता हूँ। 52,000 के लिए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का प्रोविजन आया था, और पॉइंट नंबर डी के लिए क्लबिंग का प्रोविजन है। ये क्लबिंग है, बट 52,000 के लिए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का प्रोविजन आया आपके हाथ में। एंड अगेन और एक बात बता दूं कि यहाँ पे बेटा जी ध्यान देना, ये कौन से लॉजिक की वजह से मैं क्लब कर रहा हूँ इसको, इनकम ऑफ एमसी माइनर चाइल्ड। ये इनकम माइनर चाइल्ड की है, इसीलिए क्लबिंग कर रहा हूँ। और अगर माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करने जाता हूँ, तो आपको ध्यान होगा ऐसे केस में मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अगर ओल्ड रिजिम में है तो। क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है, अज्यूमिंग दैट दे एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ shifting out of default, and if they are shifting out of default that means they are under the old regime, and if they are under the old regime, तो ये जो 20,000 रुपये आया है, 20,000 में से मुझे 1,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद में आंसर आएगा 18,500। ठीक है, तो ये कंसिडर करना आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000 माइनस 1,500। ये 1,500 पर चिल्ड्रन का एग्जेम्पशन है, इसलिए मिस्टर ए का माइनर सन, उसको कुछ इनकम आई है 20,000 थ्रू बिजनेस एक्टिविटी। ये है भाई साहब, ये होशियार बच्चे हैं। इसको यहाँ पे जो इनकम बताए रहे हैं ये लोग, ये इनकम इसको कुछ स्पेशल टैलेंट से आई है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट। ये वाली इनकम ये वाली इनकम एमसी माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल करेंगे हम लोग, और ये इनकम पूरी की पूरी 20,000 होगी। ओके, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए गॉट अ मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000। तो बेटा जी ये वाली जो इनकम है, इसको मैं एरो मार्क करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये भी मेरे को ए के हाथ में टैक्सेबल करना है। इसको मैं हाईलाइटर दे देता हूँ, 10,000 इंटू 12। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कंसिडर करना है, एंड मिसिस ए को कुछ पैसा आया है, और ये वाला जो पैसा है ये मिसिस ए के हाथ में जाएगा। ठीक है, और यहीं पे आपका आंसर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, ये मिसिस ए। ठीक है, तो इसी से अपना पूरा पूरा डेटा जो है वो आपने क्वेश्चन के अंदर से निकाल करके क्लोज करके खत्म कर दिया। अब मैं आपको पूरा
सॉल्विंग करके यहाँ पे बता देता हूँ क्या सीन है। ए, ये ए है, ये मिसेस ए है, ठीक है, और ये उसका माइनर चाइल्ड है, ठीक है। पहली इनकम जो है हमारे पास में, पहली इनकम जो है फिक्स डिपॉजिट की है, तो ये अदर सोर्स में जाएगी, ओके ना। 45,000 IFOS, FD इंटरेस्ट 45,000। उसके बाद में 75,000 का सेल्स और कमीशन वगैरह है। शी इज पोजेसिंग नो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सैलरीज में जा नहीं सकता, पीजीपी में जाएगा नहीं, तो उसको आप अदर सोर्सेस में ही घुसा सकते हो। अगर वो बिजनेस वगैरह कर रही है, दिमाग चला रही है, तो या तो सैलरीज में जाएगा या पीजीपी में, लेकिन फिर कहीं नहीं जाएगा। तो वो इनकम वाइफ के हाथ में जाती तो अदर सोर्स में जाती, लेकिन फिर हम लोग क्लबिंग करके ये सब कुछ मिस्टर ए के हाथ में लेने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है। सो 25,000 भी मिस्टर ए के हाथ में जाएगा। मिसेस ए के हाथ में जो रेंटल इनकम आई है 52,000 की, वो उसके हस्बैंड के हाथ में लेके जाना पड़ेगा, तो ये IFHP में जाएगा, क्योंकि ये IFHP की रेंटल इनकम है। और क्योंकि कंप्यूटेड है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे ले रहा हूँ रेंटल इनकम, या जो भी है, एंड दिस इज कंप्यूटेड राइट। तो 52,000 यहाँ पे ले लिया। उसके बेटे को कुछ इन्वेस्ट किया था, और उस इन्वेस्टमेंट में से उसको इंटरेस्ट आया है, लेकिन बच्चे की इनकम सबसे लास्ट में ली जाती है। वो टोटल अप करके देखना पड़ेगा हस्बैंड वाइफ में से किसकी इनकम हायर है। बच्चे की अदर इनकम है, वो तो उसको स्पेशल टैलेंट से आया है, तो उसकी अलग से टैक्सेबल कर देंगे। माँ बाप की सैलरी इनकम है, बाप की सैलरी इनकम है, ये सैलरीज है। इसको मिली है पेंशन 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12। और यहाँ पे मैं माइनस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि ओल्ड रिजीम में तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो बेटा जी अगर आप इसका टोटल अप करेंगे तो ये बनेगा 1,20,000, और उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 70,000। आई बिलीव आपको समझ में आया है। पर मंथ की पेंशन है 10,000, तो पूरे साल में जो पेंशन आई है उसकी, वो 1,20,000, उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लीजिएगा 50,000 का, तो फिर फाइनल आंसर बनेगा 70,000। ये ए के लिए। मिसेस ए के लिए उसको सैलरी मिली है, और उसकी सैलरी जो है वो 2,40,000। यहाँ पे आप देख सकते हो 20,000 पर मंथ की सैलरी कमा रही है मिसेस ए। 20,000 पर मंथ मतलब साल की 2,40,000। इसमें से आप माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस करने के बाद जो बचेगा वो 1,90,000, और ये 1,90,000 मिसेस ए के इसमें अपने को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मिस्टर ए की टोटल अब देख सकते हैं, ये 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 कितना आ रहा है भाई। 1,92,000 होना चाहिए। यस, 1,92,000 आएगा। सो बेटा जी दिस विल बिकम 1,92,000। व्हाट अबाउट मिसेस ए, ये तो एक ही फिगर है, तो ये कितना बनेगा 1,90,000। अब आप देखो इसमें से हायर कौन है, हायर मिस्टर ए है, 1,92,000 है, तो फिर वो जो चिंटू की इनकम है वो किस में डालना पड़ेगा। चिंटू की इनकम जो मैंने यहाँ पे लिखी थी 18,500, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था मिस्टर ए में, बट वो चेक करके देखना पड़ता था, और चेक करके देखा तो इधर ही हायर है। तो एक काम करेंगे, चिंटू की इनकम, माइनर चाइल्ड की इनकम 20,000 है, माइनस 1,500 का एग्जेम्पशन लेकर के 18,500 पप्पा के इसमें जोड़ देना, मम्मी के इसमें कुछ भी नहीं आएगा। एंड माइनर चाइल्ड की इनकम
ये क्लबिंग वाली है और ये नो क्लबिंग वाली है। याद है ना वो 20,000 रुपया उसने किधर अपने स्पेशल टैलेंट से कमाया था, तो वो 20,000 इधर आ जाएगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं फाइनल आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। चिंटू की इनकम 20,000, मम्मी की इनकम 1,90,000, पप्पा की इनकम कितनी आ रही है टोटल बताना। 210,500। 210,500। सो दिस इज इट, ये टोटल इनकम। एवरीबडी आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। और डन। बाकी बाकी आगे भी जो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लाइक जिसमें हमें ऐसे सॉल्विंग करना होगा, तो यही फॉर्मेट होगा ना, लाइक आपने ऐसा लिखा है IFOS IFHP वगैरह। हाँ जी, क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पूछना वापस। सर मैं पूछ रही हूँ अभी आगे भी हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना जिसमें हमको ये सब सॉल्व करना होगा, लाइक ऐड अप करना होगा, पहले देखना होगा कि किसकी सैलरी ज्यादा है। तो हाँ आपने जो फॉर्मेट बाजू में बनाया था IFHP IFOS का, ये ऐसे ही बनाना है ना, लाइक जैसा आपने दिखाया था हाँ, सैलरीज IFOS एंड IFHP। तो देखो आपको हमेशा वो 5 हेड्स के फॉर्मेट में ही जाना चाहिए, वही बेटर तरीका होता है। लेकिन ये हमेशा अपने दिल में अपने दिमाग में एक गांठ बांध लो कि जो चिंटू की इनकम है वो सबसे लास्ट में आपको ऐड करनी होती है। चिंटू की इनकम आपको ऐड करनी है मम्मी या पापा में जिसकी इनकम इज हायर। लेकिन हायर भी कब? हायर आफ्टर टेकिंग ऑल अदर इनकम एक्सेप्ट चिंटू की इनकम। तो चिंटू की इनकम छोड़ दो, उसके अलावा सब कुछ जोड़ दो। आप सब कुछ जोड़ने के बाद देखना, अब जैसे कितनी सारी इनकम थी जो मिसेस ए के हाथ में थी, लेकिन फिर क्लबिंग करके हम लोग उसको मिस्टर ए के हाथ में लेके चले गए, तो फिर ऐसे केस में मिस्टर ए ज्यादा हो गया। तो फिर ऐसे केस में जो भी हायर साइड पे होगा उसमें ऐड करना। तो चिंटू वाला सबसे लास्ट में उठाना, फिर सब आपको ऐड करके देख लेना, तब आपको आंसर बनेगा। सर ये छोटा करो ना, फोटो लेना है। हाँ जी। सर हाँ जी। सर यहाँ पे 10,000 का डिडक्शन भी तो आएगा ना? 10,000 वाला कौन सा डिडक्शन? 80 वाला, अंडर सेक्शन 80, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स वाला। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स वाला वो अपने को नीचे आएगा, ये ग्रॉस टोटल इनकम बनाया हम लोगों ने। तो आप जो कह रहे हो परफेक्ट है, वो 80 TTA के अंदर मिल जाएगा। ये लोग छोटे हैं ना, 60 साल के नीचे हैं, तो 80 TTA में मिल जाएगा इन लोग को। बट अच्छा, ओके। अपने को वो उतना नहीं बोला, अपने को खाली टोटल इनकम निकालनी है। तो आप जो बोल रहे हो वो अभी नीचे आएगा यहाँ पे। और हाँ सर। दूसरी बात ये भी बता दूं कि आप जो बोल रहे हो 80 TTA, वो आ नहीं सकता है। बिकॉज उसका रीजन है, यहाँ पे FD पे इंटरेस्ट है, और FD पे इंटरेस्ट है, और 80 TTA बोलता है कि सेविंग्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 80 TTA का डिडक्शन यहाँ पे मिल नहीं सकता, क्योंकि 80 TTA का डिडक्शन सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है, और इस क्वेश्चन के अंदर FD का इंटरेस्ट है। तो इसके लिए तो आपको 80 TTA नहीं मिलेगा, 80 TTA इसके लिए मिलता है। ओके। सर पर उसने डिपॉजिट वो उसमें किया है ना, सेविंग्स बैंक का। फिक्स्ड है ना ये वाला फिक्स डिपॉजिट। मिस्टर बी में उसने सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाला है ना, बट बट मिस्टर ए हैड अ FD, 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 एंड इंटरेस्ट जो आया है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज 9%। पैसा कहाँ पे डालना है? एक काम करो, मेरे चिंटू के सेविंग्स अकाउंट में डाल दो। अ, आपने एक FD बनाई है, और उस FD पे आपको इंटरेस्ट आया है। सो दिस इज योर इनकम। व्हाट इज योर इनकम? यू हैड एन FD, और उस FD पे आपको इंटरेस्ट मिला है। अब ये जो इनकम थी, आपने किसी को बोल दिया कि एक काम करो, इसको डिपॉजिट करो इन चिंटू का सेविंग्स अकाउंट। तो इसको डिपॉजिट कहाँ पे किया है, मुद्दा वो है ही नहीं।
यू हैव डिपॉजिटेड इन चिंटू का सेविंग्स, बट मुद्दा है वो है ही नहीं। मुद्दा ये है कि बेटा जी ये इनकम कौन सी है। सर इनकम वो है जो हमने एफडी बनाई थी ना, वो एफडी के ऊपर का इंटरेस्ट है। ओके, एफडी के ऊपर का इंटरेस्ट है, तो क्या इसके लिए 80 टीटीए मिलेगा? आंसर इज नो। So you have deposited in some account which is of no relevance to me. So you've हाँ raised सर, a good समझा। doubt. आपका जो डाउट था बहुत सुपर्ब डाउट था, बट यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? ओके सर वो डी पॉइंट का बताओ ना, डी पॉइंट में। डी पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, जी। वो तो चिंटू गिफ्ट दे को रहा है ना, वैसे मतलब ही है। वो। हाँ। हाँ गिफ्ट दे रहा है ना, इनएडिक्वेट हो रहा है ना, मतलब वो डीम्ड वाला लगेगा ना। कौन सा वाला कह रहे हो आप? डी वाला। नहीं नहीं नहीं, आप लॉजिक कौन सा बोल रहे हो? डीम्ड वाला ना, डीम्ड। डीम्ड। मैं डीम्ड ओनर समझ का। गया। वो डीम्ड वाला नहीं होगा यहाँ पे। जो आपका मुद्दा उठेगा, जो लॉजिक बिठाना है, वो ये वाला लॉजिक है। मैं आपको कैसे समझाऊं? ये अलग है। पॉइंट ए में जो लॉजिक है, दिस इज अ सेपरेट लॉजिक एंड दिस इज अ सेपरेट लॉजिक। यहाँ पे हमने इनकम ट्रांसफर की है। भाषा समझो, भाषा समझो, भाषा समझो। यहाँ पे इनकम ट्रांसफर की है, और यहाँ पे 2 लाख रुपए का असेट है। 2 लाख रुपीज का असेट है, और वो असेट हमने गिफ्ट कर दिया है। दिस वट एवर इट इज, ये जो भी मीटिंग है, प्लीज कंसिडर दिस कि हर किसी का जो डाउट आ रहा है बहुत सुपर डाउट आ रहा है। जो अभी इसके पहले प्रीशा ने डाउट पूछा था और जब मुन्ना पूछ रहे हैं, ये दोनों बहुत सुपर डाउट है। प्लीज आप ये मत कंसिडर करना कि कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं भाई। इनके डाउट बहुत जेन्युइन और बहुत परफेक्ट डाउट है, इससे आगे के क्वेश्चन में क्लैरिटी मिलेगी। एक मिस्टर ए के पास में कुछ असेट है। वो असेट है उसकी एफडी। क्या ये उसका असेट है? यस। दूसरा असेट है उसके पास में कैश, और वो कैश है रुपीज 2 लाख का। इसके पास में एफडी है, और वो एफडी है रुपीज 5 लाख की। प्लीज कंसिडर दैट कि ये दोनों ही चीजें उसकी असेट है। एफडी भी उसका असेट है, कैश भी उसका असेट है। बैलेंस शीट में ये असेट में ही दिखता है आपको। इसको बोलते हैं कैश और इसको बोलते हैं बैंक। ठीक है? केस ए के अंदर, केस ए इधर है और केस डी इधर है। केस ए में एफडी के ऊपर एक इनकम बनी। वो इनकम थी जो मिस्टर ए ने बोला कि ये असेट मैं अपने पास में ही रखना चाहता हूं। तो हैज ही ट्रांसफर्ड द असेट? नो, दिस असेट बिलोंग्स टू ए ओनली। इसके ऊपर की जो इनकम है, द इनकम ऑफ रुपीज 45,000। बेटा जी, दिस इनकम इज ट्रांसफर्ड टू भतीजा। ठीक है? अब अब मेरा सवाल, बेटा जी ए देखना है, इधर है ए। तो असेट किसके पास में है? ए के पास में ही है। कौन सा असेट है? उसकी एफडी, वो ए के पास में ही है। लेकिन जो उसके ऊपर की इनकम है, विच इज इन दिस केस 45,000, ये जो इनकम है, ये इनकम को ये लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। ये इनकम को किसको ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफर कर दिया भतीजे को। तो इनकम टैक्स का एक प्रोविजन है, बोलता है कि इफ यू ट्रांसफर इनकम without transferring the asset, आपने असेट ट्रांसफर नहीं किया, विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, यू जस्ट ट्रांसफर द इनकम। तो जो इनकम है, वो इनकम भी हम लोग ए के हाथ में ही टैक्सेबल करेंगे। इवन दो आपने इनकम किसके हाथ में डाल दी है? अपने भतीजे के हाथ में ये कर दी है। बट अगेन, घूम फिर के ये जो इनकम है, ये इनकम हम लोग ए के हाथ में ही टैक्सेबल कर देंगे। दिस इंटायर थिंग इज कॉल्ड एज क्लबिंग। क्लबिंग ऑफ व्हाट?
क्लबिंग ऑफ इनकम। वो इनकम बेटा जी किसके हाथ में आई? इनकम इन्होंने ट्रांसफर कर दी थी भतीजे के हाथ में, लेकिन बोला नहीं नहीं नहीं, क्लब करके वापस से ए के हाथ में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे केस डी में क्या हुआ? केस डी में इन्होंने जो असेट है, इस असेट को ही ट्रांसफर कर दिया एमसी माइनर चाइल्ड के हाथ में। तो यहाँ पे असेट इज ट्रांसफर्ड। सो आप प्लीज थोड़े से वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। केस डी के अंदर जो कैश 2 लाख रुपए का असेट है वो ही माइनर चाइल्ड के हाथ में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो इनकम है, दिस इज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। और जो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड होती है वो इस केस में ₹20,000 थी। और वो 20,000 की इनकम जब क्लब होती है तो 1,500 का एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद में 18,000 की इनकम वापस से घूम फिर करके ए के हाथ में ही लेके जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली इस असेट का मेन ओनर कौन था? ए ही था। तो फिर हम लोग इनकम को किसके हाथ में लेके जाएंगे? ए के हाथ में लेके जाएंगे। दिस अगेन इज कॉल्ड एज क्लबिंग। दिस इज क्लबिंग ऑफ एमसी। तो बेटा जी आपको जो प्रोविजंस बताने थे, दिस इज अ सेपरेट प्रोविजन एंड दिस इज अ सेपरेट प्रोविजन। अब आप मेरे ग्रीन कलर के हाइलाइटर पे थोड़ा ध्यान दे करके चीजों को समझना। ये सेपरेट प्रोविजन और ये सेपरेट प्रोविजन है। ऊपर वाला प्रोविजन बोलता है कि असेट आपने अपने हाथ में ही रखा लेकिन असेट की इनकम किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दी विदाउट ट्रांसफरिंग दी असेट, तो वो जो भी इनकम आएगी वो वापस से ट्रांसफरर के हाथ में ही ले ली जाएगी। केस टू मतलब पॉइंट नंबर डी, अगर आपने असेट अपने चिंटू के नाम पे ट्रांसफर कर दिया उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने उसको गिफ्ट भी दे दिया है तो चिंटू के हाथ में आईएफओएस नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बाप ने बेटे को कुछ भी गिफ्ट दिया हुआ है तो फिर वो गिफ्ट जो होता है वो कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि फादर और सन का रिलेशन है, उसके हिसाब से वो टैक्सेबल तो नहीं होगा। अब बेटे के हाथ में आईएफओएस तो नहीं लगेगा, लेकिन जो पैसा है उसका इनकम कम है, वो इनकम आपको कितनी जानी है? फादर या मदर जिसकी भी इनकम हायर है उसके हाथ में। और ये क्लबिंग के प्रोविजन अलग होते हैं। ओके, आई गेस मैंने आप लोग का डाउट क्लियर कर लिया। एवरीबडी, मिस्टर यस सर। मुन्ना एंड एवरीबडी एल्स, क्या क्लियर है? इस पे मैं आगे बढ़ सकता हूँ अभी? ठीक है जी। ओके, सो आई एम टेकिंग इट अहेड फ्रॉम हियर। कि इसमें गिफ्ट वैल्यू मोर देन 50,000 स्टिल वो भी एग्जिम्ट है ना? हाँ, रिलेटिव में आपको 50,000 वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। अगर रिलेटिव है तो कितना भी गिफ्ट होने तो वो ऑलवेज एग्जिम्ट होगा। ये वाला पॉइंट अभी मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि एक हैवी कॉन्सेप्ट है, इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9 देख लो।
ओके, अंजलि 1,20,000 क्लब होगा। ओके जी, ठीक है। हाँ जी, अब एक बात समझना यहाँ पे। यस, ठीक है। प्रोप्राइटरी बिजनेस was स्टार्टेड बाय श्रीमती रानी। प्रोप्राइटरी है मतलब खुद का ही पूरा पूरा बिजनेस है, तो शी इज दी 100% ओनर। चालू किया था 2021 में। ये साल चालू हुआ था 1/4/22। उस टाइम पे बिजनेस में उसका 3 लाख रुपया था। हस्बैंड ने गिफ्ट किया हुआ है 2 लाख रुपीज ऑन 10th of April 2022 to her, and such sum is invested by Rani in her business on the same date. Rani earned the profits from the proprietary business in the financial year 22-23 to rupees 1,50,000, financial year 23-24 में 3,90,000। Compute the income to be clubbed in the hands of husband। तो देखो एक लॉजिक आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे एक सिस्टम है। ओके, हम लोग को बताना है कि कितनी क्लबिंग होगी। तो सुनो यहाँ पे, अगर बिजनेस में कुछ पैसा डाला है और बिजनेस में साल चालू होने का जो पहला दिन है 1 अप्रैल, इसमें अगर कुछ अमाउंट, ये कैपिटल है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में अगर कुछ गिफ्टेड पैसा होगा, इसके अंदर अगर कुछ गिफ्टेड पैसा होगा, तो फिर पूरे साल में जो भी प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हस्बैंड के नाम पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जब ओपनिंग कैपिटल 1/4/2022 का लिया गया, तब उस टाइम पे बिजनेस में 3 लाख रुपया था। बाद में हस्बैंड ने गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट दिया है 10 अप्रैल को, और वो गिफ्ट का अमाउंट है 5 लाख रुपया। सॉरी सॉरी, पांच नहीं, कितना है, 2 लाख रुपए। तो बेटा जी यहाँ पे आप एक बात समझो कि क्या 1 अप्रैल को हस्बैंड का गिफ्ट का पैसा क्या 1 अप्रैल को था? नहीं, 1 अप्रैल को तो नहीं था। तो अगर 1 अप्रैल को उस 3 लाख रुपए के अमाउंट के अंदर गिफ्ट का पैसा हस्बैंड का कुछ भी नहीं था, तो उस पूरे साल में जो भी प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट का पैसा पूरा पूरा वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो इस साल के अंदर प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर FY 22-23, और ये प्रॉफिट है 1,50,000 का। जाहिर सी बात है इसको भी बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिया गया। तो ये जो है रानी इज कैपिटल। अब रानी का कैपिटल बन जाता है 6,50,000। ओके, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31/3/23, एंड दैट इज आफ्टर प्रॉफिट। ठीक है, ये बिफोर प्रॉफिट है एंड ये आफ्टर प्रॉफिट है। अब मुद्दा ये है कि ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल फुल्ली इन द हैंड्स ऑफ मिसेस रानी। पूरा पूरा पैसा मिसेस रानी के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल जो है पूरा पूरा 3 लाख रुपया, ये ओपनिंग कैपिटल वो मिस रानी का ही था। तो फिर अगर रानी का ही पैसा लगा हुआ था और उसमें गिफ्ट का पैसा कुछ भी नहीं है, तो पूरा पूरा पैसा जो है वो रानी के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। अब अगर मैं साल चेंज करता हूं और मैं आपसे आगे जा करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा चीजों पे ध्यान देना। अब ये फाइनेंशियल ईयर है मेरा 22-23। अब मेरा और एक आगे फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, और ये फाइनेंशियल ईयर बनेगा मेरा 23-24। अब यहाँ पे आप समझो, ये 6,50,000 के अंदर ये 2 लाख रुपया भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 3 लाख प्लस 2 लाख बिकेम 5, और 5 में और 1.5 लाख का प्रॉफिट आया, तब जाकर के 6.5 लाख बना। इस 6 लाख के अंदर दिस इंक्लूड्स 2 लाख रुपीज का 2 लाख रुपीज का गिफ्ट गिवन बाय हस्बैंड।
तो अब इस साल में ये लोग बोल रहे हैं कि रानी को प्रॉफिट बना है 3,90,000 का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। सो ऑब्वियसली आई विल ऐड saying that this is the profit for FY 23-24 which is rupees 3,90,000। और ये प्रॉफिट ऐड करने के बाद में रानी का जो क्लोजिंग कैपिटल है 31,324 को आफ्टर प्रॉफिट ये बनेगा कितना, 6,50,000 प्लस 3,90,000, 10,40,000। मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा ये है कि ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। नाउ दिस इज हस्बैंड। taxable proportionately, proportionately। पूरे बिजनेस में जब साल चालू हुआ तब कैपिटल कितना था, पूरे बिजनेस में जब साल चालू हुआ तब कैपिटल था ये 6,50,000, ठीक है। अब इसके अंदर हस्बैंड्स गिफ्टेड मनी कितना है, 2 lakhs। और बाद में उसके अलावा रानीज मनी वो कितना है, जाहिर सी बात है वो 4.5 लाख होगा, क्योंकि टोटल बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ था वो 6,50,000 था। ये देख लो आप, बिजनेस में साल चालू हुआ तो 6.5 लाख रुपए लगा था, और उसमें हस्बैंड का गिफ्टेड मनी कितना था, हस्बैंड का गिफ्टेड मनी 2 लाख था, और 6.5 लाख में से अगर 2 लाख हस्बैंड का गिफ्टेड मनी था तो अब आपके पास में प्रोपोर्शनेट वैल्यू बन जाता है 3,90,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 650, ये हस्बैंड के हाथ में क्लबिंग होगा, एंड 3,90,000 इंटू 4,50,000 डिवाइड बाय 6,50,000 ये टैक्सेबल होगा रानी के हाथ। तो ये हस्बैंड के हाथ में और ये वाइफ के हाथ, ठीक है। तो अब आप इसको प्रॉफिट देखना, ये प्रॉफिट कितना कमाया था इन लोगों ने, 3,90,000। सर पहले वाला तो पूरा 1.5 लाख आपने फुल्ली रानी के हाथ में लिया था, हाँ, क्योंकि जब साल चालू हुआ था तो फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी 3 लाख रुपए का कैपिटल था वो पूरा पूरा 3 लाख रुपए का कैपिटल रानी का था, उसके अंदर हस्बैंड का गिफ्टेड मनी नहीं था। लेकिन इस वाले साल में 6.5 लाख रुपए के अंदर 2 लाख रुपया हस्बैंड का पैसा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो फिर ये जो 3,90,000 का जो प्रॉफिट है इट विल बी टैक्सेबल प्रोपोर्शनेटली, थोड़ा थोड़ा हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, थोड़ा थोड़ा वाइफ के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। डे वन पे जो कैपिटल था क्या उसके अंदर थोड़ा भी पैसा हस्बैंड का डाला हुआ है क्या, हाँ, कितना पैसा डाला हुआ है, 2 लाख रुपीज। अब आप देखो कि बिजनेस में कितना पैसा था, 6.5 लाख था, उसमें से 2 लाख रुपए हस्बैंड का दिया हुआ था और 4.5 लाख रानी का था। तो फिर ऐसे केस में जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के ऊपर आपको रेशियो लगा देना चाहिए, 2 लाख बाय 6,50,000 ये रेशियो हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, एंड 4,50,000 बाय 6,50,000 ये आपने वाइफ के हाथ में टैक्सेबल करना है। रानी का आंसर बनेगा 1,20,000 एंड सॉरी हस्बैंड का आंसर बनेगा 1,20,000 और रानी का बनेगा 270। So this is 1,20,000 which will be clubbed and this is 2,70,000 which will not be clubbed। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कितना क्लब होगा तो बेटा जी 1,20,000 क्लब होगा। आर वी क्लियर विद पॉइंट। इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आपको भेज दूंगा, बट अभी के लिए आपका क्या ये सेट डन है, फोटो ले लो अगर आप चाहते हो तो। मैं और भी स्क्रीन मिनिमाइज कर देता हूँ।
सर वो 1,20,000 के ऊपर लिख दो ना, मतलब ये अमाउंट क्लब होगा करके। To be clubbed with the husband. एक सेकेंड ना। गाने। ओके। सर क्वेश्चन लिखा ना। क्वेश्चन ना। ओके। ठीक है जी। यस। ठीक है जी। चलो क्वेश्चन 10 कर लो, उसके बाद में 11th वाला क्वेश्चन बहुत फाड़ू है। मेरे को दिल से बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग 11th वाला सॉल्व कर लोगे, बट बिफोर दैट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, ये तो इजी था, आई गेस आप लोग ने कर लिया होगा। विधि सिंह 248,500 एंड बी का एंड मिसेस बी का 26। ओके जी, साउंड्स लाइक अ प्लान। हेमश्री सिंह 53,500 बी के लिए। Prachiti saying 238,500। ओके, so I'll quickly give you all the answers। ये बी की इनकम बन जाती है, और बी की जो इनकम है बेटा जी, इन दिस केस बी ने कुछ प्रोफेशन से कमाया है, जाहिर सी बात है उसका प्रोफेशन का इनकम है, उसके लिए पीजीबीपी में चला जाएगा। ये मिसेस बी है एंड मिसेस बी की सैलरी है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, मिस्टर बी इज करता ऑफ एचयूएफ ये वो एंड कुछ बोला हुआ नहीं है। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये लोग अंडर ओल्ड में है। बट अगर ओल्ड में हो या न्यू में हो, दोनों में ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता ही है। तो फिर इसमें टैक्सेबल कितना होगा बेटा जी? बी के हाथ, जो मिसेस बी है उसके हाथ में सिर्फ 26,000 टैक्सेबल होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लेने के बाद में सिर्फ और सिर्फ 26,000 टैक्सेबल होगा। और यहाँ पे ये सैलरी में नहीं है, प्रोफेशन से कमाया है, और प्रोफेशन से कमाया तो पीजीबीपी में जाएगा, और पीजीबीपी में जाएगा तो कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो फिर बी का जो है इनकम प्रोफेशन से आया है 45,000। मिसेस बी की जो इनकम है वो उसको सैलरी से आई है, तो मैंने सैलरी वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकर के 26,000 बनाया। माइनर सन है इनका डी,
माइनर सन को कुछ इंटरेस्ट ऑन एफडी हुआ है, देखो अभी के हिसाब से 45 या 26, तो भाई 45 ज्यादा है, तो मिस्टर बी की इनकम ज्यादा है, तो मैं बी के अंदर ही क्लबिंग करूंगा अगर करना हुआ तो। ये लोग माइनर चिंटू लोग हैं, और चिंटू लोग की जो इनकम होती है वो मम्मी पापा के साथ में जाएगी, लेकिन माइनर इंटरेस्ट ऑन एफडी विद अ बैंक गिफ्टेड बाय हिम। देखो ये पॉइंट बड़ा बेवकूफ सा है, गिफ्टेड बाय हिम टू हिज फ्रॉम हिज अंकल, अंकल से गिफ्ट आया तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन बात उस पे हो ही नहीं रही है, बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन एफडी, बात हो रही है इस इनकम की। आप गिफ्ट वाले ट्रैक पे मत जाना, स्टूडेंट इस ट्रैक पे जाकर के कंफ्यूज हो जाता है, दिस इज द रॉन्ग ट्रैक, ये येलो जो हाईलाइट किया ये मेरे काम का नहीं है। माइनर सन की जो इनकम है वो 10,000 है, लेकिन मुझे क्लब करना है एज पर ओल्ड रिजीम, अगर मैं जाऊं तो मुझे इसमें एक ये भी इनकम है और डी की ना ये भी इनकम है, ये डी साला जुआरी है, देख रहे हो लॉटरी वॉटरी में पैसा लगाया है, और 1,90,000 का इसका इनकम है। तो एक काम करता हूँ, ये 10,000 और ये 1,95,000, ठीक है, और ये पूरा टोटल अप करके 2,15, 2,15 बनेगा, और उसमें से 1,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा 2,13,500, बरोबर ना, ये मैंने ज्यादा ले लिया क्या, नहीं 205 होगा, सॉरी 205, और 205 में से अगर 1,500 माइनस करता हूँ तो ये बनेगा 2,03,500। अब ये इनकम है, लेकिन फिर ये इनकम पे मैं शेडिंग ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनकम मुझे क्लब करनी है पापा के अकाउंट के अंदर, सो दिस विल बी क्लब्ड विद द फादर। ओके, माइनर डॉटर पी की जो अर्निंग है स्पोर्ट्स से है, अब बेटा जी अगर ये स्पोर्ट्स से पैसे इसने कमाए हैं तो फिर ये उस माइनर डॉटर के हाथ में ही आपने टैक्सेबल करने हैं, सो दिस इज नो क्लबिंग, तो यहाँ पे कोई क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है, तो ये उस लड़की के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा जो उसकी माइनर डॉटर है। तो ए के लिए आप मेरे को टोटल अप करके देंगे, तो ए का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2,03,500 प्लस 45, विच मेक्स इट 2,48,500, जो उसकी वाइफ है दैट इज, अरे इधर बी है ना ये, तो ये बी है, और ये उसकी वाइफ है मिसिस बी, और मिसिस बी के लिए हम लोग ने आंसर लिखा था 26,000, और जो उसकी बेटी है जिस पी, पी की जो इनकम बनेगी वो 95,000 बनेगी। ओके, 2,48,500 होगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 205, ठीक है ना, यस 125 प्लस 10 माइनस, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, यस। तो जमान आपने 238 लिखा था, वो शायद कुछ गलती से लिखा होगा, तो वो जरा देख लेना। ओके, यस, सिर्फ माइनर सन की सिर्फ लॉटरी वाली इनकम होती तो फिर भी एग्जेम्पशन मिलता। हाँ लॉटरी वटरी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि अगर आप ओल्ड रिजिम में हो तो आपको 1,500 का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो मैंने क्वेश्चन में अज्यूम किया है कि ये ओल्ड है। सर क्या हम लोग ऑल्टरनेटिवली आंसर दे सकते हैं? यस, अगर आप इसको ऑल्टरनेट आंसर बनाओगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू, और अगर मैं न्यू में लिखूंगा इसका आंसर तो अब मैं सब कुछ ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। तो देखो 1,500 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तो ये बन जाएगा 2,50,000, ठीक है ना, और मिसेस बी को स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फिर भी मिलेगा, और इसके लिए 95 तो फिर भी होगा। सो अगर न्यू में जाओगे तो बस फर्क इतना पड़ेगा कि आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा 2,50,000, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। सर आप मतलब सिर्फ ओनली माइनर सन की डी वाली जो इंटरेस्ट वाली जो इनकम है ना, हाँ वो नहीं रहेगी, सिर्फ ओनली लॉटरी की रहती है, मतलब मैक्सिमम लॉटरी हर जगह से अपन लोग को निकाल देते हैं ना। हाँ हाँ, यहाँ मतलब पे नहीं निकाला, यहाँ पे नहीं निकाला है, तो तो एक इस कहना है कि सर लॉटरी वगैरह की जो गंदगी वाली इनकम है, जो कि कैजुअल इनकम के लिए हमेशा 30% टैक्स है, वैसे वैसे सब कुछ होता है, तो क्या सिर्फ लॉटरी से पैसे कमाएगा तो भी 1,500 का एग्जेम्पशन मिलता है पर चाइल्ड? आंसर इज यस।
तो इनके सवाल से सभी लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपका मतलब आपका नहीं मतलब इस केस में ये सिर्फ अगर लॉटरी वॉटरी से पैसे कमाता है या हॉर्स रेसिंग में पैसे लगाता है या कार्ड गेम से पैसे कमाता या जो भी कैजुअल इनकम से पैसे कमाता, वो वाली इनकम भी मम्मी पापा में क्लब कर दी जाएगी और उसको क्लबिंग के लिए ओल्ड रिजिम में 1500 का एग्जामेशन मिलेगा। अब सिर्फ वो इंटरेस्ट से पैसा कमाए या कैजुअल विनिंग या हॉर्स रेसिंग से कमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। चलो जी। ठीक 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 ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे फेवरेट वाला क्वेश्चन है मेरा, एग्जाम क्वेश्चन है, एकदम मस्त मक्खन लगा है कि एकदम मतलब सिर्फ 1500 का डिडक्शन देने का ही। हाँ जी, 1500 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 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 ओल्ड रिजिम में 115 बीएसी, न्यू रिजिम में 1500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। मेरा एकदम दिल खुश हो जाएगा अगर आप मेरे को ये चमन वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दोगे। एकदम सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। आई वुड गिव यू 5 or 10 minutes, वट एवर इट इज, यू टेक टाइम, यू गिव मी द आंसर, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस। दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, सॉल्व इट। आई विल बी, मैं देख रहा हूँ, बट 5 मिनट के बाद मुंह खोलूंगा अपना।
ओके, प्रियंका ने कुछ आंसर दिया है. चमन इज एट सो विल यू सेइंग सी 540, मिसेस सी 563, 500. के कैन बी रॉन्ग बट मिस्टर ए के हाथ में 1115. Himashi Singh 1050, Chaman नैना 371 of सन. सन के लिए 35. ओके, 194 सी चमन. सर एक सेकंड, क्वेश्चन 10 लिखा, कशिश थोड़ी देर में दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन. बट आई बिलीव आई हैव नॉट गॉट द राइट आंसर so far. So people are still lacking on this point, I believe. Some are close but yet doing some mistake. कुछ लोग ट्रैक पे हैं. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है. सो आई जस्ट मैं क्लियर कर देता हूँ आंसर थोड़ी देर के अंदर. हाँ जी, यस, ठीक है. कुछ लोग ट्रैक पे हैं, कुछ लोग थोड़े से गलत साइड पे हैं, बट वी कैन वर्क ऑन दिस, वी कैन वर्क ऑन दिस. ओके, सुपर, गुड टू गो. चलो जी. Swajal is saying Naina की income is 356 and seeking. So yes, more or less आप ट्रैक पे पहुंच गए हो. थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा. चलो जी, क्वेश्चन के अंदर जो बातें हैं उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं. चमन जमान सेम साउंड होता है, जमान चमन. ठीक है जी. विधि ने आंसर दिया है. विधि हैज गिवन मी आंसर सेइंग सी के लिए 540 एंड मिस्टर सी के लिए एंड मिसेस सी के लिए 813 500. ओके, सो आई जस्ट क्लियर द आंसर इन अ व्हाइल, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स. मैं फटाफट से आपको सारी चीजें रीड करके बताता हूँ. मिस्टर चमन जिनकी एज है 50, ये उम्र काम की है क्या? यस. चैप्टर 6A डिडक्शन के अंदर आपको कई बार 80C जो इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है, आई बिलीव आपका 80 सीरीज में होता है. एक होता है 80TTA और दूसरा होता है 80TTB. इसका फर्क पड़ता है, इसलिए ये एज काम की है. एज मेरे लिए काम का कंसिडर होगा. वाइफ की एज है 48. furnish the following information. All the amount of incomes, gains, losses are computed. तो देखो जी, अब यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स हो जाते हैं. तो इस पे एक एक्चुअली पॉइंट क्रिएट होता है कि कंप्यूटेड वर्ड यूज किया है, तो क्या ये लोग ने सारी वैल्यूज को बना करके दिया हुआ है? आर कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. अब अगर मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ तो फिर उस हिसाब से ये जो 11 लाख है, आई विल से दैट दिस इज कंप्यूटेड. हालांकि ये डिबेटेबल पॉइंट है, बट क्योंकि बोला हुआ है तो फिलहाल के लिए मैं इसको पकड़ के चल रहा हूँ कि ये कंप्यूटेड है. वरना इसके अंदर मैं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेता, बिकॉज ये सैलरी है और सैलरी में हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं. तो ये मिस्टर चमन के लिए आपको कंसिडर करना होगा, ये उसकी सैलरी इनकम है. 11 लाख है कंप्यूटेड. मिसिस चमन की इनकम है कथक. तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिखते जाऊंगा, दिस इज चमन, मिसिस चमन. दिस इज एक उनकी बेटी है ना, नैना, और एक लड़का है नीलम. सो ये नैना और ये नीलम, ये दोनों इनके एमसी शेयर हैं. माइनर चाइल्ड है ये, ठीक है ना. सैलरी इनकम बेटा जी मैं डायरेक्टली 11 लाख लिख रहा हूँ. यू नो इट वेरी वेल. रीजन बीइंग क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटेड है इसीलिए, वरना मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन देता. मिसेस चमन की कुछ इनकम है कथक परफॉर्मेंस से 2.5 लाख रुपया. शी इज अ प्रोफेशनल कथक dancer pursuing dance as her profession. So if this is her profession,
आई विल टेक इट टू पीजीबीपी। और क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अपनी मेहनत से कर रही है वो फीमेल, तो ऑब्वियसली दिस शुड गो टू पीजीबीपी, और वो जाएगा मिसेस चमन के लिए 2.5 लाख रुपए। मिसेस चमन की LTCG है 5.5 लाख। ऑब्वियसली कैपिटल गेन जाएगा, और क्योंकि ये मिसेस चमन का क्लियर कट उसका पैसा है, उसके वगैरह है, तो 5.5 लाख रुपया विल बी टेकन टू मिसेस चमन। यहाँ पे डैश डैश डैश। मिसेस चमन गिफ्टेड ₹2 lakhs टू चमन आउट ऑफ हर स्त्री धन। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अगर इंस्टीट्यूट ने मारा है तो भाई साहब ये मास्टर स्ट्रोक है। आई लव इंस्टीट्यूट फॉर दिस पॉइंट। भाई साहब, ये जिस डेट पे गिफ्ट दिया है, ये डेट है 1 अप्रैल 2024, और क्वेश्चन आपको बोला गया है फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट असेसमेंट ईयर 24-25। बेटा जी, अगर असेसमेंट ईयर 24-25 है मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 है, तो आपका जो प्रीवियस ईयर है ये खत्म हो गया था, और प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद में जो नेक्स्ट डेट होती है वो उस दिन का गिफ्टिंग है। तो क्या मेरा ये वाले साल के अंदर कंसिडर करना है इस पॉइंट को? आंसर इज नो। बिल्कुल भी मेरे इस साल का ये काम का ही नहीं है। मिस्टर चमन इन्वेस्टेड द इंटायर अमाउंट इन स्टॉक मार्केट बट सफर्ड अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो देखो, पहली बात तो ये 2 लाख रुपए का गिफ्ट दिया था उसकी वाइफ ने, तो ये जो भी इनकम बनेगी वो पूरी पूरी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल कर दी जाएगी। लेकिन ये सब कुछ होगा अगले साल में। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे करंट ईयर फॉर EY 2023-24 टैक्सेबिलिटी फॉर मिसिस चमन इज इक्वल टू नील। बेटा जी, इस साल में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। PY 23-24 में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये गिफ्ट आपको नेक्स्ट वाले साल में मिला है। तो फिर जो भी इनकम होगी वो आगे साल में बात करेंगे, इस साल में इसको कुछ भी नहीं करना, एंड देयरफॉर इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको लिखूंगा भी क्या, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। मिसेस नैना जो उनकी माइनर डॉटर है, उसने कुछ 3,56,000 कमाए हैं बाय परफॉर्मिंग इन वेरियस क्विज कॉम्पिटिशंस। तो ये स्किल से पैसा कमाया है 3,56,000 का, वो नैना जो उसकी डॉटर है उसके हाथ में ही जाएगा। ऑनलाइन हुआ था 23-24 में। उसने सेविंग्स बैंक में कुछ पैसा रखा और उस पर कुछ इंटरेस्ट कमाया है, वो इंटरेस्ट है 15,000। लेकिन ये 15,000 रुपया क्लब हो जाएगा, और जिस भी के हाथ में क्लबिंग करेंगे उसको 1,500 का एग्जामेशन दे देंगे। तो 15,000 में से 1,500 माइनस करने के बाद में 13,500 ये अमाउंट की क्लबिंग होगी। इसके हाथ में क्लबिंग होगी वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इनफैक्ट अभी चेक कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं अभी भी देख लूँ तो ये 11 lakhs पे है चमन, और चमन की जो वाइफ है वो मात्र 8 लाख पे है। तो जाहिर सी बात है चमन की इनकम इज हायर एज कम्पेयर टू वाइफ, एंड देयरफॉर जो क्लबिंग करूंगा मैं वो मिस्टर चमन यहाँ पे क्लबिंग करूँ। ठीक है ना। दूसरा, इनकम फ्रॉम क्विज। ये क्विज की जो इनकम थी विच इज 3,56,000, ये तो सीधा नैना के हाथ में ही मैं टैक्सेबल कर रहा हूँ। इधर 3,56,000, बट फिर और एक इनकम है विच इज इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट का 13,500 होगा। वो 13,500 मतलब ये 1,500 का एग्जामेशन माइनस करने के बाद में, और ये मिस्टर चमन के हाथ में मेरे को टैक्सेबल करना है। तीसरा, इनका जो बेटा है मिस्टर नीलम, मास्टर नीलम, बट फिर क्वेश्चन बता रहा है क्लियरली कि नीलम को कुछ डिसेबिलिटी है। नीलम सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी 80U वाला, और मेडिकल सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में डिसेबल्ड चाइल्ड की जो भी इनकम होती है वो उसके खुद के हाथ में ही कंसिडर की जाएगी, उसका क्लबिंग नहीं होगा। सो 3,56,000 एंड 35,000 ये दोनों के लिए आई विल राइट नो क्लबिंग। 3,56,000 उसकी बेटी की इनकम है, लेकिन उसने अपने स्किल टैलेंट से कमाया है, और 35,000 उसके बेटे की इनकम है जो कि डिसेबल्ड है, तो इसलिए उसकी क्लबिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे नीलम के लिए 35,000 उसी के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका
पॉइंट वाला आंसर, ठीक है। एफडी, इंटरेस्ट, एफडी वाला, ठीक है। अब आप इसको टोटल कब जब करेंगे, तो अब आप मेरे को यहाँ पे टोटल अब बताइएगा ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 11, 13, 500, ये आ रहा होगा। ये आएगा 8 लाख रुपीज। बेटी की इनकम बनेगी 3,56,000 और मास्टर नीलम की इनकम बनेगी 35,000। अब इसके अंदर आपको डिडक्शंस मिलते हैं बिकॉज दिस इज GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। अब माइनस करूंगा डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। अज्यूमिंग ये ओल्ड में है, ओल्ड में तभी तो मैंने 1500 का इधर एग्जेम्पशन दिया था ना, क्योंकि वो ओल्ड में ही मिलता है। तो अगर ये लोग ओल्ड में है तो इनको 80 वगैरह का डिडक्शन मिलेगा। अंडर सेक्शन 80 TTA, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 80 TTB मिलेगा। लेकिन अगर आप जूनियर सिटीजन हो, मतलब सीनियर नहीं हो, तो आपको 80 TTA का डिडक्शन मिलता है। 80 TTA बैंक इंटरेस्ट वगैरह का होता है। तो अगर आपको बैंक सेविंग्स अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट मिला है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। माइनर डॉटर को जो इंटरेस्ट मिला है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट पे मिला है, और वो इंटरेस्ट जो है वो 15,000 का है, बट अल्टीमेटली इनकम बनी थी 13,000 की। तो अगर 13,000 की इनकम है तो वो इनकम, या फिर मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपया। तो बेटा जी 10,000 रुपया यहाँ पे एक डिडक्शन मिलेगा पप्पा को, क्योंकि इनकम किसके हाथ में क्लब हुई है, पप्पा के इसमें, ठीक है। दूसरा, नीलम जो उसका बेटा है वो डिसेबल्ड है, और डिसेबल्ड लोगों के लिए 80U के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलता है। डिपेंड करता है आपकी डिसेबिलिटी के ऊपर। 75%, 80% के ऊपर होगा तो 1,25,000 उतना वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे जब इसकी इनकम ही 35,000 है, तो अगर 75,000 भी इसको मिलेगा, तो पूरा पूरा 35,000 हम लोग एज अ डिडक्शन माइनस कर सकते हैं। एंड देयरफॉर डिडक्शन माइनस करने के बाद में बेटे की इनकम बनेगी नील, लड़की की इनकम बनेगी 3,56,000, मम्मी की इनकम जो बनेगी वो बनेगी 8 लाख रुपीज, और जो पापा जी हैं, पापा जी की इनकम है 11,03,500, ठीक है। हर्षदा है, संजना है, सिर्फ 80 TTA का मिलेगा। एंड मिस्टर C का इनकम ये हो गया, रिद्धि ने बताया, प्रियंका सर में क्लोज आई थी। आस्था इज सेइंग द सेम, एंड संजना C की इनकम में क्लब होगा एंड ऑल दैट थिंग। यस 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 यस। सो बेटा जी, आर वी डन विद दिस नाउ? सो दिस वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने बनाया था, पूछा था। ओके, सो इसके बाद मैं और एक क्वेश्चन करता हूँ और आज की क्लास क्लोज करता हूँ। जो भी बैलेंस क्वेश्चन होंगे हम लोग कल कवर अप कर लेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड बियॉन्ड दिस पॉइंट। सर अगर वो, सर ये आपने टैक्सेबल इनकम निकाला है ना पूरा? यस, पूरा टैक्सेबल फाइनल है ये। रचिति सिंह, सर अगर वो कंप्यूट वाले में एम्बिग्विटी है तो नोट लिख के लिखें कि अज्यूम नन ऑफ द इनकम सर कंप्यूटेड, स्पेसिफाई करके सम सॉल्व किया तो चलेगा क्या? क्योंकि मैं सॉल्व करते वक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो थोड़ी सी भाषा यहाँ पे ना मुझे क्लियर नहीं लगती, बट फिर भी ऑन इंस्टीट्यूट के साइड पे भी अगर मैं रहूंगा तो मैं इसको कंसिडर करूंगा कि क्लियरली जब बोला है कि दिस इज कंप्यूटेड। मैं आपको ना इंग्लिश का एक वर्जन बताता हूँ। इंग्लिश का एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वन इज दे आर सेइंग कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने कंप्यूट किया एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो वन इज फोर्सिंग, इस पॉइंट को फोर्स करना कि आपने किसके हिसाब से कंप्यूट किया है। भाई हमने इनकम टैक्स के हिसाब से कंप्यूट किया है। सो वन इज दैट। द अदर एंगल विच फोर्सेस ऑन कि भाई दिस इज कंप्यूटेड, दिस इज कंप्यूटेड, दिस इज कंप्यूटेड। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो करा है, बट हमने सब कुछ कंप्यूट करके आपको रेडी करके दिया है। तो डिपेंड करता है कि इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर किस पॉइंट पे प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। सो इफ दे प्रेशराइज सेइंग कि हमने कंप्यूट करके दिया है, कंप्यूट करके दिया है, कंप्यूट करके दिया है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कंप्यूटेड है। दूसरा, कभी कभी वो बताना चाहते हैं कि वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग एज पर इनकम टैक्स, तो फिर वो इनकम टैक्स एक्ट पे फोर्स करते हैं। बट मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा
कि आपने थोड़ा सा इस वर्ड को खोजना चाहिए क्वेश्चन में। अगर कहीं पे ये वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, सो फिर इट इज बेटर टू अज्यूम दैट द फिगर्स गिवन इन द क्वेश्चन आर ऑलरेडी कंप्यूटेड। ये दो चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अब प्रचिति ने मुद्दा उठाया है तो मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि एक तो ये सैलरीज के अंदर धोखा होता है, और दूसरा आईएफएचपी में धोखा होता है। बस ये दोनों ही चीजों में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का, और यहाँ पे होता है 30% का। और इन्हीं दोनों चीजों के लिए आपको वर्ड ढूंढना है कंप्यूटेड। इफ द क्वेश्चन इज समहाउ समवेयर गिविंग यू दिस वर्ड, देन बेटर इज यू एक्चुअली अज्यूम कि यहाँ पे कंसिडर कर लिया गया है। एंड टू बी ऑन द सेफर साइड, you should also give a note saying that the question is clear and therefore I have assumed कि ये फिगर कंप्यूटेड है। वरना तो मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेता या ले ली थी, but I have ignored standard deduction because the question is specifying कि कंप्यूटेड है। ऐसा कुछ आपको एक दो लाइन का लिख देना चाहिए टू बी सेफर साइड। कि सारे क्वेश्चन में अभी टोटल टैक्सेबल इनकम निकाला है कि ग्रुप। तो देखो, क्वेश्चन आपको क्लियरली नीचे पढ़ना पड़ेगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी 80 सीरीज की डिडक्शन एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। जैसे इसके पहले प्रीशा ने एक सवाल उठाया था कि सर इस वाले सम के अंदर, शायद यही था वो, हाँ, यहाँ पे ऊपर मेरा कर्सर आप देख पा रहे हो, ए मिस्टर ए हैड अ फिक्स डिपॉजिट। तो प्रीशा ने मुझे यहाँ पे पूछा था कि सर आपने यहाँ पे 80 टीटीए का डिडक्शन क्यों नहीं लिया। सो मैंने यहाँ पे उसको इसलिए बताया कि 80 टीटीए का डिडक्शन ले सकता था, लेकिन 80 टीटीए का डिडक्शन आपको मिलता है सेविंग्स के इंटरेस्ट पे, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे नहीं मिलता। मेरे पास में मेरी 80 टीटीए वाली शीट है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक बार के लिए स्क्रीन पॉज करके बता दूंगा, आपको 80 सीरीज की डेटा बता दूंगा। ओके, दिस हैपेंस टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड मैं क्लोज करना चाहता हूँ। मैं बाकी के क्वेश्चंस कल ले लूंगा। आपको बता देता हूँ कहाँ तक हम लोग का डेटा है अभी। ओके, तो इतना सब कुछ है। यू वांट टू सॉल्व, आई विल शेयर दिस क्वेश्चन का शीट विथ यू, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा या मैं फोटोज भेज दूंगा। ठीक है, एक सेकंड के लिए होल्ड करना, एक सेकंड के लिए होल्ड करना, जाना मत, एक सेकंड के लिए होल्ड करना। मुझे थोड़ा स्क्रीन पे एक डेटा शो करना है। मैं स्क्रीन का शेयरिंग स्टॉप करके आपको एक 5 मिनट के अंदर क्लास क्लोज कर रहा हूँ। 5 मिनट रुकना। ओके एवरीवन, आई गेस अब आपको स्क्रीन वापस से दिखेगा। नाउ जस्ट लुक एट दिस, आई जस्ट शो यू कि यहाँ पे ये देख लीजिए आप, 80U। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है, सो डिडक्शन मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एन असेसी हु हिमसेल्फ इज डिसेबल्ड। अगर कोई खुद ही डिसेबल्ड है तो वो होना चाहिए इंडिविजुअल, लेकिन खास करके वो इंडिया का रेसिडेंट होगा तो ही उसको डिडक्शन मिलेगा। फ्लैट डिडक्शन मिलता है 75,000, या फिर फ्लैट डिडक्शन मिलता है 1,25,000। लेकिन खास करके ध्यान रहे, ये सिर्फ तब मिलेगा जब आप ओल्ड रिजीम में हो। अगर आप न्यू रिजीम में हो तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा।
सिमिलर लाइंस पे आपको 80 TTA और TTB ये भी बता देता हूँ। दोनों के अंदर का डिफरेंस आप देख लो यहाँ पे। 80 TTA और TTB, TTB जो है वो मिलता है सीनियर सिटीजन को। आप देख लीजिए यहाँ पे, वो भी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो ध्यान देना, अगर दादाजी गोरे हैं तो नहीं मिलेगा, दादाजी अगर देसी हैं तो ही मिलेगा, अगर गोरे दादाजी हैं तो नहीं मिलेगा। मतलब ही शुड बी अ रेजिडेंट, और रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट मिलता है। सीनियर सिटीजन मतलब वो जिनकी उम्र 60 इयर्स या उससे ज्यादा की है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्लस वो अगर इंडिया के रेसिडेंट हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज द बेनिफिट? द बेनिफिट इज उन्होंने जितना भी इंटरेस्ट कमाया है वो एक्चुअल इंटरेस्ट अर्नड या फिर ₹50,000 दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना डिडक्शन मिलेगा। और कौन कौन सी चीजें कंसिडर की जाएंगी? तो बेटा जी इंटरेस्ट सारा का सारा ले लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, आप स्क्रीन पे मेरे हाइलाइटर्स को और पेन को देखना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स बोला है। डिपॉजिट्स मतलब ऑल डिपॉजिट्स, मतलब अगर आपको सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट आया है तो वो भी कंसिडर कर लेंगे, एफडी पे आया है तो वो भी कंसिडर कर लेंगे, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट पे आया है तो वो भी कंसिडर कर लेंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा सब कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन ना होकर के जूनियर सिटीजन है तो आपको 80 टीटीए मिलेगा, 80 टीटीए मिलेगा। और 80 टीटीए में बोला जाता है कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग्स अकाउंट, उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। आप अगर रेसिडेंट हो तो भी मिलेगा, और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो भी मिलेगा। मतलब अगर आप देसी हो तो भी मिलेगा, और अगर आप गोरे हो तो भी मिलेगा। तो यहाँ पे 80 टीटीबी में यू शुड बी ओनली देसी, 80 टीटीए में आप देसी हो तो भी चलेगा, गोरे हो तो भी चलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको चीजों का ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला, एक्चुअल इंटरेस्ट जो सेविंग्स अकाउंट पे कमाया वो, या फिर ₹10,000 वो, दोनों में से विच एवर इज लोअर। इस पूरी डेटा की खास बात यह है कि ये आपको सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता है, 80 टीटीए हो या टीटीबी सिर्फ ओल्ड में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता। इसको और डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहले बात करते हैं 80 टीटीए की। 80 टीटीए बोला इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। अब वो इंडिविजुअल या एचयूएफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए 80 टीटीबी स्पेसिफिकली एक अलग से बना दिया गया। तो आप 80 टीटीबी के अंदर बात करेंगे गोरे दादाजी की, गोरे सॉरी 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 देसी दादाजी, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। अब इनको डिपॉजिट इन्होंने कहाँ पे किया? बैंक में किया, कोऑपरेटिव बैंक में किया, पोस्ट ऑफिस में किया। कौन कौन सा डिपॉजिट? सभी चलेगा। फिर चाहे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला था, रिकरिंग में डाला था, एफडी वगैरह किस में भी डाला था, चलेगा। इनको जो मॉनेटरी लिमिट बताई गई है 50,000, तो इनके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो या फिर 50,000, वो दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप जूनियर सिटीजन हो, टीटीए ले लेना। टीटीए के अंदर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ होने चाहिए। अगर आप रेसिडेंट हैं तो भी मिलेगा, नॉन रेसिडेंट है तो भी मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर का इंटरेस्ट कंसिडर होगा, और जो मॉनेटरी लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की है। दोनों में से जो भी लोअर होगा, तो एक्चुअल इंटरेस्ट जो कमाया था सेविंग्स पे वो, या फिर ₹10,000 वो। अब पैसा आपने बैंक में डाला था, कोऑपरेटिव बैंक में डाला था, पोस्ट ऑफिस में डाला था, कहीं से भी आपको बस सेविंग्स पे इंटरेस्ट आ रहा है तो कंसिडर किया जाएगा। मैंने एक हाइलाइटर यहाँ पे यूज करके आपको बता रहा हूँ, येलो हाइलाइटर, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज नॉट एलिजिबल फॉर 80 टीटीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीशा का जो डाउट था, प्रीशा का एक क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉब्लम आया था वो इसके ऊपर था। शी वाज सेइंग कि सर 80 टीटीए मिलेगा क्या? 80 टीटीए नहीं मिलेगा, बिकॉज उस क्वेश्चन में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर का इंटरेस्ट था। और अगर दादाजी हैं तो उनको भी टीटीए नहीं मिलेगा। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर टीटीए, लेकिन दादाजी के लिए टीटीबी बनाया गया है। अब इसी के साथ में आपको स्पेसिफिकली मेरा नीचे एक नोट है वो भी समझना होगा, हालांकि ये मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट लॉजिक लगेगा। मेरा डिडक्शंस का वीडियो है, उसकी लिंक मैं आपको अभी कुछ बैच में दे चुका हूँ, कुछ लोगों को देनी है। मैंने कुछ उनको दे दी है, उनको दे दूंगा। और दे दिया है तो ठीक है, बाकी लोगों के लिए मैं अभी क्रिएट करके आपको रात या सुबह तक भेज दूंगा।
डिडक्शंस का वीडियो मेरा, ठीक है। मेरी क्लास अब लगभग आपके लिए क्लोज हो चुकी है। क्लबिंग का पूरा डेटा तो नहीं हुआ, काफी सारे क्वेश्चंस देखे। क्लबिंग के प्रोविजंस को कल रिवाइज करना है मुझे। मुझे आपके साथ में डीन डोनर और क्लबिंग के अंदर का जो प्रोविजन होता है ट्रांसफर ऑफ असेट वाला, वो भी डिस्कशन उठाना है। तो उसके ऊपर कल बात करूंगा मैं आपसे। कल मैं आपको सुबह अगर रख पाया तो सुबह रखता हूँ। सुबह आप लोग आर यू ओके विद मी कीपिंग अ लेक्चर एट 12 o'clock और 11 o'clock फॉर दैट मैटर? 11। क्लबिंग के प्रोविजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको स्पेसिफिकली, ठीक है। सो टुमारो मॉर्निंग एट 11 आई विल कीप अ लेक्चर ऑफ 1.5 hour, नॉट मोर देन दैट। मुझे आपको बस क्लबिंग के अंदर का जो प्रोविजन है और डीन डोनर का जो प्रोविजन है इसके ऊपर की क्लैरिटी देनी है, और ये बहुत क्रूशल होगा। सो आई विल सी यू टुमारो एट 11। मैं इसकी लिंक बना करके अभी आपको दे दूंगा। 11 o'clock आई विल सी यू, ठीक है। और सर फिर रात को एक Q&A। एक बोलो। पूछना था। ये जो वीडियो आपने भेजा था ना, उसमें लाइक ये वाले जो कॉन्सेप्ट जो लास्ट में था, देखो, इरिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ऑल, हाँ हाँ, ये सब नहीं था, तो मतलब इसका क्या करना है? लाइक खुद से पढ़ना है क्या ये? मैं देख लूंगा कौन सा था, क्योंकि मैंने क्लास में तब करवाया था, और वही है। मैं बता दूंगा क्या है क्या। मैं एक बार आपसे कॉल पे बात कर लूंगा क्या मिसिंग है क्या है, ठीक है। तो ये क्लास क्लोज करके मैं कॉल करता हूँ, देखो। एवरीबडी एल्स, आई विल सी यू टुमारो एट 11। मैं आपको क्लबिंग चैप्टर के अंदर एक प्रोविजन है जो माइनर चाइल्ड और स्पाउस वगैरह का है, और उसी से डीन डोनर का कॉन्सेप्ट क्लिक होता है, और ये दोनों बहुत क्रूशियल है। सो आई विल सी यू टुमारो एट 11 o'clock फॉर अ मीटिंग ऑफ अराउंड 1.5 hour मैक्स, ठीक है। चलो जी, बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय बाय। यस, कुछ सर क्वेश्चन बता, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप, डेजी? एवरीबडी एल्स यू कैन लीव। किसी को कुछ पूछना है तो उसके लिए रुके, बाकी आप लोग यू कैन लीव द मीटिंग। खुदा हाफिज, ये जमान। ओके, ठीक है, चलो जी, ठीक ठीक ठीक। ओके ओके ओके। बाय, गुड नाइट एवरीबडी, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। वो जी, हाँ ट्रांसफर का, हाँ, वो क्या कह रहे हो? ट्रांसफर का, वो ट्रांसफर पूछा था ना आपसे, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, यस यस यस, उसके ठीक लिए ठीक। थैंक यू। चलो जी, बाय, गुड नाइट।